नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि विकास पर 50 से अधिक केस दर्ज थे तो फिर वो बाहर कैसे घूम रहा था। आखिर इतने दुर्दांत अपराधी को जमानत कैसे मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पूरे मामले में सिस्टम फेल नजर आया है। अब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनेगी जो मामले की जांच करेगी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास जैसे बाकी बाहुबलियों को भी जेल भेजा जाएगा। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का एक मौका भी मिल गया है। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की दोबारा जांच। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। 10 जुलाई से चंडी थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उज्जैन से कानपुर लाते वक्त गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया था। इस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई, जिसमें इस मुठभेड़ की जांच के लिए यूपी सरकार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक पूर्व डीजीपी भी जांच कमेटी में शामिल होंगे। यूपी सरकार ने जांच कमेटी को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मंगलवार तक कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए इस जघन्य हत्याकांड को लेकर हैरानी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर कैसे रिहा हुआ, जिसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे डाला। ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। जमानत के आदेश क्यों दिए गए, सभी आदेशों की एक सटीक रिपोर्ट दी जाए। वहीं विकास दुबे एनकाउंटर को हैदराबाद जैसा बताए जाने पर सीजेआई जस्टिस बोबडे ने कहा कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसमें अंतर है। तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे, जबकि विकास दुबे के मामले में ऐसा नहीं है। हैदराबाद और दुबे केस में एक बड़ा अंतर है। वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे, जबकि दुबे और उसके सहयोगी पुलिस कर्मियों के हत्यारे थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। जो समाजवादी पार्टी जिस बात की चिंता व्यक्त कर रही थी कि अपराधी विकास दुबे को इतने दिनों तक कौन कौन नेता और कौन कौन अधिकारी उसकी मदद करते आए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि भाई उसे इतने बड़े अपराधी को जमानत कैसे मिल गई। सरकार क्या करती रही, सरकार क्या कर रही थी कि इतने बड़े अपराधी को जमानत मिल गई। यही समाजवादी पार्टी जानना चाहती है कि विकास दुबे का अगर आप सीडीआर पब्लिक कर देंगे, सीडीआर विकास दुबे की ले आएंगे, तो कम से कम पता चल जाएगा कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता, कौन सरकार का अधिकारी उसकी मदद कर रहा था। एनकाउंटर की दोबारा जांच कमेटी बनने के बाद जघन्य हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं, तो विकास के मददगार लोगों का भी खुलासा हो सकता है। टीम न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जस्टिस जकीउल्लाह खान, रिटायर्ड जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा घनश्याम उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अधिवक्ता हैं और याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में। रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं और सरकार के पक्ष में बात रखने वाले हैं इस डिबेट में। इसके अलावा डॉक्टर समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रोहित पांडे में शुरुआत आपसे करूंगा मैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछा कि जब 50 से अधिक केस दर्ज थे विकास दुबे पर, तो फिर वो जेल से बाहर कैसे था, तो आम जनमानस के मन में यही सवाल आया कि ये तो हमारा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, लेकिन अब सवाल यह कि सवाल का जवाब देगा कौन। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें यूपी सरकार की सराहना की जानी चाहिए। जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सवाल किया और उसका जवाब भी दिया सरकार ने, और यह भी कहा कि उसका प्रॉपर तरीके से जितना भी उनके पास जो मटेरियल था आज की डेट में उसको पेश भी किया वहां पे और कोर्ट को कन्विंस भी किया। फिर भी कोर्ट ने कहा कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि विकास दुबे कौन है और इसका क्या इसका इतिहास है। कोर्ट को यह पता है और पूरे देश को पता है कि विकास दुबे कौन था। वो एक शातिर अपराधी था, वो एक खूंखार अपराधी था, ये पूरे देश को पता है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ यूपी सरकार ने अपनी टीम भेजी उस समय
जब उस समय जरूरत पड़ी थी किसी की हिम्मत नहीं थी। आज मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि यूपी सरकार ने इनकाउंटर, जब यूपी सरकार के द्वारा इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यूपी सरकार ने यह भी काम किया था कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसको टीम भेजी गई थी, वहां पे उसके घर पे भेजी गई थी। यह तो दुर्भाग्य है हमारा कि वहां पे किसी न किसी मुखबरी की तरीके से वहां उसको पता चल गया कि पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है, जिसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आप इस चीज को सोचना चाहिए कि हमने पूरी कोशिश करी उसको कि सरेंडर करे और वो उसको हम पकड़ पाए, लेकिन उसकी जो फायरिंग और उसकी जो प्लानिंग थी, उसके जो गुर्गे थे, उन्होंने किस तरीके से हमारे आठ जो है हमारे जवानों को, जो हमारे पुलिस, आप अधिवक्ता हैं तो आप सवाल समझ नहीं पाए तो आप टाल गए। सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी सवाल किया उस सवाल का हमने जवाब रोहित पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये पूछेगा कि 50 से अधिक केस होने के बाद भी ये अपराधी जेल से बाहर कैसे था, तो फिर इस सवाल का जवाब देगा कौन? कैसे था बाहर भाई? आप ये कह रहे कि पूरी दुनिया को पता था कि वो अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, सिस्टम को नहीं पता था क्या, जिस सिस्टम का फायदा उठाकर वो बाहर आया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसकी बेल कैसे हुई, उसकी जांच हो रही है, उसको देखा जा रहा है। देखिए, बेल जमानत लेना एक अलग अलग सर्कमस्टेंसेस अपनी होती हैं, उस चीज की जो है जांच यूपी सरकार कर रही है। उसको उसी तरीके से उसका जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट करेगी कोर्ट में। लेकिन मेरा कहने का सवाल बस इस बात का है, मैं इसका जवाब दूंगा, आपने जो जवाब दिया है, सवाल किया है, बस इतना है कि कोर्ट का जो रुख होता है, कभी भी ऐसे मामलों में जो बहुत ही दुर्दांत अपराधी होते हैं, उनको अलग अलग उनके मैटर होते हैं। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे मामले इनके खिलाफ चल रहे थे, जो हत्या के थे, अपहरण के थे, उसके बावजूद भी इनको कैसे बेल मिली। बेल देखिए, हर एक मैटर के अलग अलग बेल एप्लीकेशन मूव होती है, उसमें जमानत दी जाती है। उसमें वो कौन सा पक्ष उसने अपना रखा था, कोर्ट को क्या चीज समझना चाहिए था, जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर थी, उसको समझ के उसको बेल मिली थी। उसके बावजूद भी अभी देखिए, अब आज वो बाहर आने के बाद जिस तरीके से रोहित पांडे जी, वो अपना पक्ष थोड़ी ना रखेगा, किसी वकील ने रखा होगा और सिस्टम की जो खामियां रही होंगी उसी का फायदा उठाकर तो बाहर आया होगा। इसीलिए तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, घनश्याम उपाध्याय जी, वैसे तो आप इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो भी बातें कही गई हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मैं जानूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी यही सवाल लेकर समझना चाहूंगा कि सिस्टम में वो कौन सी खामियां हैं, कौन सा वो लूप होल है जिसका फायदा उठाकर इस तरीके से ये जो जघन्य अपराधों में आरोपी होते हैं वो जेल से बाहर चले आते हैं। 2005 से पैरोल पर बाहर था विकास दुबे। हर किसी के मन में सवाल है कि वो बाहर कैसे था, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। जवाब कौन देगा सर? अमित जी, देखिए, ऐसा है कि क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है। देखिए, पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन, अगर मैटर में, आवाज आ रही है हमारी आपको? आ रही है। देखिए, किसी भी सिस्टम में, क्रिमिनल केस में सबसे जो फाउंडेशन होता है इन्वेस्टिगेशन केस का होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर केस की लिपापोती हो जाती है तो आदमी अगर 60 क्या अगर 100 केस रहेगा तो भी बाहर आ सकता है। वो कि कोर्ट जो डिसाइड करती है, बेल एप्लीकेशन है और कोई चीजें डिसाइड करती है, उसका ट्रायल डिसाइड करती है, सजा उसको मिलना है नहीं मिलना है, एक केस के मेरिट पर होता है। और इस सरकार की और इससे पहले भी जो सरकारें थी, इस सबकी विफलता है कि इस तरह का विकास दुबे नहीं, मैं जो गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्लाई उन्होंने फाइल किया उसका हमने रिजवाइनर कोर्ट में फाइल किया है। हमने बाकायदे लिस्ट दिया हुआ जो हमको मिला है कि इसमें विकास दुबे तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे भी अपराधी आज उत्तर प्रदेश में हैं और वो फ्रीली घूम रहे हैं, घूम ही नहीं रहे हैं, उनको सरकार का सहयोग भी है। और सरकार के मंत्रियों के नेताओं के साथ में मंच शेयर करते हुए मिले हैं, जिनके ऊपर 60 से भी ज्यादा केसेस, 80 केसेस हैं और वो फ्रीली घूम रहे हैं। कुछ अपराधी ऐसे जिनके ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस हैं और जेल में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इसके लिए देखिए, पूरा सिस्टम में, सरकार में बैठे लोग जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, उसके बाद जो पुलिस है, ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जहां तक विकास दुबे का सवाल था, विकास दुबे चूंकि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है, फेक इनकाउंटर किया है, तब इनको पूरी संसार में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिमिनल विकास दुबे दिख रहा है। आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो जांच का विषय है तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकाउंटर फेक था या नहीं था। हमारे साथ जस्टिस जकी उल्ला खान सर जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। खान सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यही सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के मन में है सर, आम जनमानस के मन में भी यही सवाल है कि विकास दुबे जेल से बाहर कैसे था। 2005 में उसको सर उम्र कैद की सजा मिली थी और 2005 से पैरोल पर बाहर था।
हर कोई जानना चाहता है कि एक आम इंसान के लिए आसान नहीं होता है कि वो 15 साल से सजा मिलने के बावजूद जेल से बाहर हो। विकास दुबे कैसे कर पाया सर ये? हाँ, एक सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जेल इसके बेल के प्रोविजन सीआरपीसी में दिए हुए हैं, सेक्शन 436 से लेकर 439 तक। तो इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बेलेबल हैं जिसमें फॉरेन बेल मिल जाती है, और कुछ जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं उनमें बेल जब तक नहीं मिलती जब तक कि प्रोसिक्यूशन को एक अवसर ना दिया जाए सुनवाई का, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि और जो हीनियस ऑफेंसेज हैं जैसे कि 302 है, 307 है, डकैती है, वो है, ऐसे ऑफेंसेज में जब तक कि पूरी तरह सुनवाई ना हो जाए और जब तक कि न्यायालय ये आश्वस्त ना हो जाए कि ये कोई केस बनता नहीं है या फेक इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, तब तक बेल प्रदान नहीं की जाती है। या ऐसा वो उनको महसूस हो अदालत को कि अगर बेल नहीं दी गई तो बड़ा अन्याय होगा, इसलिए ऐसे हालात में बेल दी जाती है। अब सवाल उठता है कि विकास दुबे को कैसे बेल मिल गई? ये इसलिए हो सकता है, इसलिए मुझे पूरी जानकारी इसकी विकास दुबे की तो है नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि अमूमन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ढील दे दी जाती है। कभी 90 डेज में चार्जशीट नहीं दी जाती है, कभी ऐसा दिया जाता है कि कुछ रिप्लाई नहीं दिया जाता है। जब वो बार बार एप्लीकेशन एफिडेविट देता है कि साहब ये फैक्ट है, इनके बारे में देखिए, पूछिए इनसे, तो पुलिस की तरफ से और प्रोसिक्यूशन तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और उसके बारे में जब कभी कभी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कभी कभी ऊंचे जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस से, जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनसे डायरेक्शन लेके करते हैं। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ यूपी में, मैंने देखा है कि इस तरह के बहुत मामले हैं जिसमें कि गवर्नमेंट दबाव डालती है कि इनको फौरन किसी सूरत से इनके खिलाफ कुछ न किया जाए, इनके खिलाफ विड्रॉ किया जाए। ऐसे ऐसे हीनियस ऑफेंसेज है कि जिसमें कि मिनिस्टर्स और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं ये कहते हैं नहीं फौरन इसको विड्रॉ कीजिए। तो ये ऐसे केसेस हैं कि इनमें जानबूझ के गवर्नमेंट ऐसा अपंग बना देती है न्यायालय को कि कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। कोर्ट के सामने जब आए तो कोर्ट सामने कोई एविडेंस ही नहीं होती, ना कोई अपोजिशन होता है, तो बार बार उसका वकील कहता है क्या बात है साहब, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहे हैं आप बिल इसको, तो मजबूरन बेल देना पड़ती है। इसी सर्कमस्टांस में इसको बेल मिल गई होगी क्योंकि इसके पूरे फैक्ट्स तो हमें पता नहीं। अब जो इनकाउंटर का बात है तो इनकाउंटर एक अलग चीज़ है, इनकाउंटर का मसला तो ये दूसरी चीज़ है और वो अभी सब जुडिस है और इसलिए उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, कोई इंक्वायरी चल रही है, केवल इतना कह सकते हैं। लेकिन सर कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या संदेश है लोअर कोर्ट के लिए, निचली अदालतों के लिए, वो भी हम आपसे समझेंगे। उससे पहले डॉक्टर समीर सिंह सर, सिस्टम की फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है। सिस्टम क्यों फेल कर रहा है सर? कौन है जो सिस्टम को फेल होने दे रहा है जिसकी वजह से ये बड़े बड़े अपराधी जेल की बजाय बाहर की हवा खा रहे हैं? नहीं, देखिए अमित जी, मेरी इस पर आपत्ति है कि सिस्टम फेल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर सिस्टम फेल होता तो इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई न होती। अमित जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अभी मैं आपकी बातों को सुन रहा था, याचिकाकर्ता को भी सुन रहा था। देखिए, विकास दुबे का प्रकरण 2007 से लेकर 2017 तक 10 सालों के अंदर 40 मुकदमे उस पर दर्ज हुए और सपा बसपा की सरकारों में राजनीतिक संरक्षण के नाते वो आगे बढ़ता गया। लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त हुई, कठोर कार्रवाई हुई और उसी के क्रम में उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई और उसने अंधाधुंध गोली चला के 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा, जो बहुत ही निंदनीय था, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। और रही विकास दुबे की बात, तो विकास दुबे को पुलिस उज्जैन से ला रही थी और रास्ते में गाड़ी दुर्घटना होने के नाते वो हीनियस अपराधी था, अब भागने लगा और भागने के क्रम में पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास एनकाउंटर पर यहाँ अपना पक्ष मत रखिए समीर जी, एनकाउंटर पर अपना पक्ष मत रखिए, वो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि सिस्टम की किस खामी का फायदा उठाकर ये बड़े बड़े अपराधी, हम सिर्फ विकास दुबे तक सीमित नहीं है ना समीर जी, आप जानते हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन आप
जमीन से भी जुड़े हैं, इतना तो आप जानते हैं ना नहीं, कि तमाम बड़े मामलों में जो बड़े अपराधी होते हैं वो जेल के बजाय बाहर की हवा खा रहे हैं, ये तो आप भी देख रहे होंगे। तो सवाल आम जनमानस के मन में यही है कि ऐसा कैसे हो पाता है, कैसे उनको जमानत मिल जाती है, कैसे कमजोर पैरवी की जाती है, कौन वो लोग हैं जो कोर्ट में जाकर उनका पक्ष रखते हैं, कौन वो लोग हैं जिनको जो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। ये सारे सवाल आम लोगों के मन में है समीर जी, और इसका जवाब आम लोगों को देना होगा बजाय हमें देने के। अब्दुल हफीज गांधी जी, सर सवाल आज से भी पूछा जाएगा क्योंकि सरकार आपकी भी थी। विकास दुबे रातों रात तो विकास दुबे नहीं बन गया, जब वो सिस्टम का फायदा उठाकर जेल से बाहर आया, अपराध की दुनिया में वो लगातार आगे बढ़ता रहा, एक के बाद आप एक अपराध को अंजाम देता रहा, तब सत्ता में आप भी थे। आपकी नजर नहीं गई क्या, आपने नहीं सोचा क्या कि इसको बाहर नहीं जेल में होना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात साफ कर दूं, यही तो हम जानना चाहते हैं। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जांच हो, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको संरक्षित किया है ये सामने आना चाहिए। सरकार डर क्यों रही है, सरकार क्यों डर रही है? मैं समझता हूं कि जो एसआईटी इसमें बिठा ली थी उसमें ऐसे दागी लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डाल दिया गया जिन पे फेक एनकाउंटर के इल्जाम लगे हुए हैं। 2007 में बरेली में फेक एनकाउंटर हुआ था, उसके इल्जाम लगे हुए हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। तो सरकार डर क्यों रही है? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एक तो सिस्टम फेल हो गया, दूसरा उन्होंने कहा कि क्यों ना सारे के सारे एनकाउंटर जब से सरकार आई है उनकी जांच हो जाए, क्योंकि काम होता है पुलिस का कि अरेस्ट करना, डिटेन करना, उसके बाद किसी भी अपराधी को न्यायिक प्रक्रिया से गुजारना। पुलिस का काम रिवेंज लेना, बदला लेना नहीं होता है, और ना ही पुलिस इस तरह से जो है एकदम से न्याय कर सकती है। जो ये सारी की सारी चीजें हुई हैं, देखिए आप देखिए, जब तक हमारी सरकार थी वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था, जब ये सरकार आई तो वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट से चला गया, वो भू माफिया की लिस्ट में नहीं है। जो सीओ ने लेटर लिखा वो लेटर गायब करने की कोशिश की गई सरकार ने। जो पिछले एसएसपी थे आनंद देव, उन्होंने उस लेटर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसको बचाने की कोशिश की गई। एक इस सरकार के आईएएस ऑफिसर हैं वो पूरा का पूरा इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। जो जय वाजपेयी है उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई। जब मीडिया ने और सोशल मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया गया तब उसको दोबारा से अरेस्ट किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से शुरू हुआ जब उस पर रेड डालने की बात करी गई। यूपी सरकार की पहल हुई, यूपी सरकार ने जाकर के वहां पे यूपी सरकार ने अपने अपनी एक टीम बनाई, टीम बना करके उसको अरेस्ट करने की बात करी, तब ये जाके मामला उठा है। उसकी जमानत बहुत आसानी से हो जाती है, और जैसा बाकी लोगों ने बताया कि जमानत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस के जो है निर्भर करती है। अगर पुलिस थोड़ा सा नरमी बरतती है तो जमानत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। एक मिनट समीर जी, सब लोग एक साथ मत बोलिए भाई। अब्दुल हफीज गांधी जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब 2005 में वो जमानत पर बाहर आया था। अरे सुनिए सर, सवाल सुनिए एक मिनट। अब्दुल हफीज गांधी, आपको आवाज मिल रही है? जब 2005 में जमानत पर बाहर आया था तब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। क्या आप लोगों ने कमजोर पैरवी की? क्या आप लोगों ने उस वक्त जमानत का विरोध नहीं किया? पुलिस ने कमजोर केस बनाया? यही सब तो हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2001 में जब ये इन्होंने घटना की थी और उस वक्त के राज्य मंत्री को मारा था तो पुलिस थाने में मारा था। 25-25 जो है पुलिस वाले गवाही थे। 4 महीने तक ये जो है अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा और बाद में जो है सरेंडर करता है। तब से ही केस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई और विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश की गई। तो अगर स्टार्टिंग में ही केस कमजोर कर दिया जाएगा तो आने वाली सरकारों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी होगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी सरकारों में विकास दुबे को किसी भी तरह का कोई संरक्षण नहीं दिया, और इसलिए विकास दुबे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। जब यह सरकार आई पिछले 3 साल में, थाने में आप आज भी उठाकर देख लीजिए, बोर्ड रखा हुआ है कि वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। इन लोगों ने बोर्ड उतारा, उसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट से हटाया और उसको राजनीतिक संरक्षण देने का काम किया। समीर जी, 1 to 1 मत करिए, आऊंगा मैं आपके पास। राजनीतिक संरक्षण का काम किया सरकार में बैठे। खान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आज जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, एक मिनट अब्दुल हफीज गांधी, समीर सिंह, आप लोग होल्ड हो जाइए थोड़ी देर के लिए, आऊंगा मैं आप लोग के पास। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि सिस्टम की फेलियर का बहुत बड़ा उदाहरण है, तो उसका इशारा किसकी तरफ है सर? लोअर कोर्ट की तरफ, निचली अदालतों की तरफ जहां से ऐसे अपराधियों को जमानत मिलती है, या फिर पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ? क्या कहना चाहता है सर कोर्ट? एक्चुअली ये जो सिस्टम के सुप्रीम कोर्ट का इशारा है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन बहुत ही लिमिटेड है और सबऑर्डिनेट कोर्ट
438 और 439 के परव्यू में ही काम करते हैं। और जब तक कि प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश ना कर दे या प्रोसिक्यूशन को एविडेंस ना दे दे तब तक वो क्या कर सकते हैं। अगर वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इसने मर्डर किया तो ठीक है, मर्डर किया, वो अंदर है इतने दिनों से, उसके बाद उसकी एविडेंस हुई, केस डायरी सामने रखी गई, केस डायरी में जब आईओ उसमें कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ वो नहीं कर रहा है, ज्यादातर ऐसे केसेस में 90 डेज से डिले की जाती है और कहा जाता है कि सब कोविड में, अभी एक मैं पढ़ रहा था अखबार में कि कोविड के चक्कर में हम सब दे नहीं पाते चार्जशीट क्योंकि 90 डेज हो गए। और 90 डेज एक अपराधी देखेंगे या आप कोविड का आप देखेंगे, आपकी ड्यूटी क्या है कि किस तरह से आप कर रहे हैं, इसलिए ये इवेसिव रिप्लाईज करते हैं। इसलिए पूरा सिस्टम प्रोसिक्यूशन, अच्छा प्रोसिक्यूशन सबसे बड़ी बात ये कि आज भी पुलिस के अंडर में है, इसको हमेशा हटा के एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करना चाहिए जो जिसका कि एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। और उसकी वजह जो डिपार्टमेंटल हेड है प्रोसिक्यूशन का वो एडीजीपी होता है। नतीजा ये हुआ कि पूरा सिस्टम जो है पुलिस के हाथ में रहता है। पुलिस वाले जो चाहे, अच्छा पुलिस वालों को इतना आसानी से गर्दन दब जाती है कि पुलिस वाले चाहते हैं प्लम पोस्टिंग, जो टॉप ऑफिसर वो चाहता है प्लम पोस्टिंग, सब वो चाहते हैं प्लम पोस्टिंग, तो वो अपने इवेसिव रिप्लाईज दे के अपने कंधे शेयर कर लेते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हुए करते हैं। कोई भी सीरियसली वो नहीं करता है। और आप उसके अलावा इनके देखिए, जब मैं तो सेशन जज भी रहा हूँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ, जब जिस टाइम एविडेंस होती है उस टाइम कह के परेशान हो जाते हैं। एक भी एविडेंस इतनी मुश्किल में लाते हैं पूछिए नहीं, और ज्यादातर होस्टाइल, कोई भी आदमी इनके एविडेंस नहीं देता। आखिर क्या वजह है? ना ये 164 के बयान लेते हैं, ना ये कोई उस टाइम हलफनामा लेते हैं, ना ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं बयान की, जबकि इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है। तो क्या वजह है कि ये सब ये हरकतें करते हैं और इतना डिले कर देते हैं जानबूझ के? यानी ऐसे ऐसे केसेस का हमने ट्रायल किया है कि थाने में घुस के उसने एक नेता ने थानेदार को मारा और गोली मारी, तो समझिए अब क्या किया जा सकता है। और एक इंस्पेक्टर को बुलंदशहर में सबके सामने मार डाला गया। यही बात क्या हो किसी सकता को हैरान है? करती है कि एक थाने के भीतर विकास दुबे एक राज्य मंत्री का मर्डर कर देता है और कोई गवाह नहीं आता है, पुलिस वाले गवाही देने नहीं आते हैं। क्या वो मजबूरी है, क्या वो बंदिशें हैं, किसका संरक्षण है? यही तो हर किसी के मन में सवाल चल रहा है। सर समीर सिंह, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो बातें खान सर की तरफ से कही गई हैं, अगर आप उसका भी जवाब देना चाहें। क्या मजबूरियां होती हैं सर जो ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है या फिर ऐसे लोगों को आराम से जेल से बाहर आने दिया जाता है? घनश्याम उपाध्याय जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। से पूछना पड़ेगा कि उनको क्या मजबूरी थी कि उन्होंने समर्थन दिया। रही खान साहब की बात, तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को नाजायज नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा सरकार की कार्रवाई को जायज मानते हुए उसमें थोड़ा सा और ऐड करने की बात कही है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है अगर उसमें से किसी को ऐड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक रिटायर्ड डीजीपी को ऐड कर दीजिए। सरकार ने पहले ही न्यायिक आयोग भी बना दिया है, सरकार ने एसआईटी भी बनाई है और दोनों संस्थाएं जांच कर रही है। हर इनकाउंटर की जांच होती है, इसमें भी जांच हो रही है। जो भी दूध का दूध है, टिप्पणी को सिर्फ एक केस के दायरे में सीमित रख रहे हैं ना। बात यह कि ये टिप्पणी किसी एक केस को लेकर नहीं है ना, ये टिप्पणी इस बात को लेकर है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी जो जघन्य मामलों में आरोपी होते हैं वो जेल से बाहर कैसे आ जाते हैं। घनश्याम उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल है कि आपकी जो मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज को भी शामिल किया जाए, अब वो कर लिया गया है, आपकी मांग मान ली गई है। क्या आपको ये भरोसा है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? तो जरा समीर जी अपना एक टेप बंद करें तो मैं बात करूं ना। रखिए, आप अपनी बात रखिए। इतना अपना टेप चला रहे हैं कि किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात किसी को रखिए। बोलने नहीं दे रहे हैं, इनको चुप तो होना चाहिए ना कम से कम। वो चुप हो गए। समीर जी, मैं आऊंगा आपके पास। घनश्याम उपाध्याय, अपनी बात पूरी करिए। देखिए मैं दो बातें यहां कहना चाहूंगा। अमित जी देखिए, अरे भाई आप चुप रहिए ना, आप जरा चुप रहिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है भी कि मैं देखिए पहली बात साफ करना चाहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल। समीर जी, ऐसे करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा ना भाई। जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना, आप इंटरप्ट मत करिए, ऐसे समय बर्बाद हो जाएगा। ऑडियो डाउन कर दीजिए। मुझे पुलिस के जवान के मर से दर्द नहीं हुआ है, मुझे दर्द हुआ है कि जो इस केस में इनकाउंटर के नाम पे रूल ऑफ लॉ का जो मर्डर हुआ है, डेमोक्रेसी का जो मर्डर हुआ है, जो न्यायपालिका का मर्डर हुआ है, उससे मेरी वो हमारी चिंता है। आपको कुछ पता नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करिए। आप अभी आपने बात किया कि सपा और
सुनिए सुनिए पे जाकर के रेड डाला और रेड डाल पर नहीं, लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, सही मैं बता रहा हूँ, क्या आप ये नहीं बता रहा हूँ, कागज क्या है अगर आप इनकाउंटर को सही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी इसके भागीदार हैं। कानून ऐसा है, आप क्या समझते हैं कानून ऐसा है जिसके ऊपर गलत बात बता रहे हैं आप। ये गलत बात नहीं करी कि आप ये मुझे बताइए कि उस पुलिस जवानों का जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उन 8 जवानों को उन बेरहमी से मार दिया गया। क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे क्या कि वहां पे जब कार वो गाड़ी पलटी गई वहां पे क्या और भी उसके जितने गुर्दे थे, जितने लोग थे, वो और भी मारे जाए पुलिस वाले, ये इंतजार कर रहे थे आप? ये बहुत गलत बात कह रही है। इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये घनश्याम जी, ये गलत बात किया आपने कि ये कोई बात नहीं हुई कि इनकाउंटर जो है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं है। एक चीज बताइए, सेल्फ डिफेंस कोई बात होती है कि नहीं होती है? अगर सेल्फ डिफेंस आप नहीं करेंगे, अगर जो अपराधी, जो खूंखार अपराधी, जो आप खुद कहते हैं खूंखार अपराधी है, नहीं रोहित पांडे जी, आखिरी के 2 मिनट हमारे पास बचे हैं। ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, वहां बताइएगा सर इनकाउंटर सही था या गलत था। मेरा एक सवाल है रोहित पांडे, अगर आप उसका जवाब दे पाए कि आज कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसका मतलब हम लोग ये समझें कि अब अपराधियों के बुरे दिन आने वाले हैं। जो लोग अभी भी जमानत पर जेल से बाहर हैं या बाहर आने की फिराक में हैं, उनके लिए भी एक कड़ा संदेश है। मैं इस बात को अमित, उसमें 16 साल का बच्चा प्रभात अमित जी, मिश्रा मारा गया है। इस बात से मैं सहमत रखता हूँ। आपकी बात, आपने जो बात करी है, देखिए न्यायिक जांच चल रही है, न्यायिक आयोग हो गया, SIR ने कहा सुप्रीम